अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भट्ट। और आज हम जो है वो 3.13 जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी, उसमें हम एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम मालूम करेंगे। एक्सप्रेशंस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो अब आइए, और वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी किया करें। अब आइए हम इसको समझते हैं कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है डिटर्मिनेशंस ऑफ एनर्जी के अंदर हम किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन लोअर ऑर्बिट, वो सपोज करें कि वो है n1। अब n1 ऑर्बिट है, लोअर है, तो उसका मतलब है कि एनर्जी क्या होगी, E1 होगी। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही मालूम की है, वो क्या है, वो हमने मालूम की हुई है कि वो है -2π² mz² E4 और n1h²। n1 का मतलब क्या है कि भाई हमने लोअर ऑर्बिट उठाया है n1, लोअर ऑर्बिट हमने क्या उठाया है n1। ओके, अब इसी को ही हम आगे रिपीट करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट ये n1 था तो ये हो जाएगा n2, और ये E1 था तो ये हो जाएगा E2। ठीक है जी, अब E2 हो गया तो बाकी सारा का सारा वही कुछ -2π² mz² E4, और यहाँ पर था n1², तो यहाँ हमने क्या कर दिया n2² और h², वैसे का वैसा, यानी वही जो हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी ऑर्बिट हमने मालूम की थी वही इक्वेशन हमने लिखी है, सिर्फ E1 वही किया है और इसको चेंज किया है E2 में। यहाँ पर ऑर्बिट n1 था तो n1² कर दिया, यहाँ पर ऑर्बिट n2 था तो हमने n2² कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। अब हमें कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए, एक है एक्साइटेड स्टेट और एक है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है कि जब कोई भी एटम हो या गैस हो, हम जब उसको हीटअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन छोड़ के, लोअर ऑर्बिट को छोड़ के अगर वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अपने से ऊपर वाले हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये एक्साइटेड है। लेकिन एक बात और आप हम समझ लें कि एक्साइटेड बंदा जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो किसी के भी साथ जो है कोई भी हरकत कर सकता है। तो बंदे को नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होने का मतलब यह है कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए तो इसका मतलब है कि जितनी उसकी एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट की और जितनी उसकी एनर्जी थी एक्साइटेड स्टेट की, इसके बीच में जितना डिफरेंस था उतनी ये एनर्जी रिलीज करेगा, तभी ये फिर क्या आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट एंड व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। एक एटम है, एक गैस है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो लोअर शेल से अगर हायर शेल में चला जाए, लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में चला जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में वो खुद को स्टेबल नहीं रख पाएगा, इसलिए उसको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ग्राउंड स्टेट में आना होगा। तो ग्राउंड स्टेट में कब आएगा, जब जितनी ग्राउंड स्टेट और जितनी एक्साइटेड स्टेट के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा था एनर्जी का, जब वो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर वो किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर एनर्जी इमिटेड होगी तो एनर्जी इमिटेड होगी तभी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में कब आएगा, जब E2 में से E1 जो है वो क्या होगी, माइनस होगी। तो E2 में से अगर E1 माइनस होगी, और आपको पता है कि डेल्टा E जो वो किसके बराबर है, h म्यू के। तो अब यहां से हम शुरू करेंगे अपनी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करने को। तो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे, E2 माइनस E1, तो E2 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है। देखें E2 की वैल्यू ये है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वही की वही वैल्यू लिखी है। और E1 की वैल्यू क्या है, वही की वही, हमने E2 और E1 की वैल्यू रखी है। अब यहाँ पर देखें माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो रकम प्लस हुई इसको हमने पहले रखा। यहाँ देखें कि यहाँ था n2², यहाँ n1², तो ये रकम प्लस हो गई, तो +1 हमने पहले रखा है, n1² हमने पहले रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस कैसे आई। तो हमने इसको सीधा किया है ना, यानी n1² वाली रकम जो प्लस हुई उसको हमने पहले रख दिया, और माइनस वाली रकम हमने इसको दोबारा लिख दिया। या मैं यहाँ पे आपको ऊपर समझा देता हूँ। अब आप देखेंगे हमने इसको क्या किया है, आप यहाँ देख लें। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये बात समझ आ जाए कि हमने आखिर में किया है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे पास थी E2 माइनस E1, ये था ना, E2 माइनस E1 ये था। ठीक है, अब E2 की वैल्यू क्या है, वो ये है कि -2
पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर और ई का है पावर 4 और यहाँ पर क्या है n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है, और बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो गए प्लस हो गए, तो ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर, ये क्या होगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर और e पावर 4 और यहाँ पर था n2 तो यहाँ पर क्या है e1 तो n1 स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस इंटू माइनस, अगर हम करेंगे माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या करेंगे तो प्लस। अब हमने क्या किया कि ये जो प्लस वाली रकम है, ये जो प्लस वाली रकम है ये हमने पहले लिखी, ये हमने पहले लिखी और ये माइनस वाली हमने बाद में लिखी, तो इस तरह हमने लिखा ये जो प्लस वाली रकम है e2 माइनस e1 वैसे का वैसा, और ये जो प्लस वाली रकम है ये हमने पहले लिख दी है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e4 और n1 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सारा जो था इसको हमने क्या लिख दिया इस तरह से लिख दिया, ये वही माइनस में 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e पावर 4 n स्क्वायर, ठीक है, n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, इसी तरह हमने इस तरह हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि e2 माइनस e1 वो किसके बराबर है h म्यू के, वो किसके बराबर है h म्यू के, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ से मैं ये स्टेप मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इसको हमने किसके बराबर कर दिया h म्यू के, किसके बराबर कर दिया h म्यू के, हमने इसको बराबर कर दिया h म्यू के। और यहाँ देखें कि कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है 2 भी निकल रहा है कॉमन, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे टेकिंग कॉमन, ठीक है ना। टेकिंग कॉमन क्या होगा, टेकिंग कॉमन क्या, एक तो हमारे पास 2 निकल रहा है, दूसरा हमारे पास पाई स्क्वायर है दोनों में है, और m है तो ये भी दोनों में है, z स्क्वायर है तो ये भी दोनों में है, और e4 है और क्या है e पावर 4 है, तो ये देखो ये हमारे पास आ गया कॉमन। और नीचे क्या है h स्क्वायर है, नीचे क्या है h स्क्वायर है, तो ये सारा का सारा हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। जब ये हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास जो हमें बचा क्या, एक तो बचा हमारे पास n1 स्क्वायर, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा n1 स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस n2 स्क्वायर बचा, माइनस क्या बचा n2 स्क्वायर बचा। अब हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो म्यू है ये वही का वही रहेगा, ये जो h है ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा, ये जो h है यहाँ आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो म्यू वैसे का वैसा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e पावर 4 h स्क्वायर है, h स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे h, और यहाँ पर क्या होगा 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर और ये एक है, ये एक है, तो पावर क्या होंगे 8 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर e पावर 4 और h होगा क्यूब, h हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर क्या 1 अपान n1 स्क्वायर 1 अपान n2 स्क्वायर, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई ये हमने मालूम कर दिया एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी एक्सप्रेशन होगी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन एटम के अंदर जितनी भी एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी की मालूम करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी वो यही आएगी। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को जो है माइनस किया है और कुछ नहीं किया। E2 में से E1 माइनस किया है और वैल्यू पुट की है h म्यू की, और कुछ भी नहीं किया। तो माशाल्लाह ये बहुत ही आसान सी एक्सप्रेशन है, इसको आप जो है नोटबुक पर लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।